तो देखो चैप्टर 3 चल रहा था और चैप्टर 3 के अंदर मैंने तुम्हें कुछ मेथड बताए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड होता है। और ये मेथड्स हमने काफी अच्छे से कर लिए। तो देखो इस चैप्टर के अंदर मेनली दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन करें, जब वो हमें क्या दे देते हैं, इक्वेशंस। डायरेक्टली क्वेश्चन हमें क्या देता है, दो इक्वेशन देता है, लीनियर इक्वेशन। और उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। किस चीज की वैल्यू निकलवाता है हमसे, एक्स और वाई की वैल्यू। मतलब वो डायरेक्ट इक्वेशन देगा और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास चार मेथड है और चारों मेथड हमने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब जरूरत है कि अगर वो इक्वेशन नहीं देगा तो ध्यान रखना, कभी कभी 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि वो इक्वेशन नहीं देता, बल्कि यही मानकर चलो कि वो हमें इक्वेशन देगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन देकर तो कोई भी कर लेगा। इक्वेशन से मेथड लगाकर कोई भी सॉल्व कर लेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब उसने हमें इक्वेशन नहीं दी है और इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो देखो जब भी क्वेश्चन हमें इक्वेशन नहीं देता है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना, वो हमें लैंग्वेज में बताता है, जिसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहना पसंद करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन हमें लैंग्वेज में देगा और उस लैंग्वेज को पढ़कर हमें क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स और वाई की वैल्यू। मतलब क्वेश्चन हमें इक्वेशन नहीं देगा, हमें वो क्या देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा, शब्दों में लिख कर देगा। लेकिन उसके बेस पर हम इक्वेशन डेवलप करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए फिर से हमारे पास वही चार मेथड होंगे जो अभी तक हमने सीखे हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत आसान काम है अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो। अगर वर्ड प्रॉब्लम को मेरे नोट्स के थ्रू करते हो तो तुम्हें बहुत आसानी से वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम करना कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है, हर बच्चा वर्ड प्रॉब्लम कर सकता है बहुत आसानी से। तो देखो अगर मैं तुम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से कराता हूं तो देखो वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे टॉपिक पर होती है, जैसे कि एजेस पर बेस्ड क्वेश्चन, कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, चार्जेस पर बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन, मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे टाइप होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा तो देखो एनसीईआरटी में होता क्या है, कभी एक क्वेश्चन आएगा एज का, तो कभी एक क्वेश्चन आएगा चार्ज का, कभी एक क्वेश्चन आएगा वर्क एंड टाइम का, तो कभी एक क्वेश्चन आएगा स्पीड का। ना तो बच्चा एज के ढंग से सीख पाएगा, ना ही चार्जेस के, ना ही नंबर के, ना ही स्पीड के। तो एनसीईआरटी में तो पूरी तरह से क्या होता है, मिक्सअप होता है। और वर्ड प्रॉब्लम की खासियत ये है कि अगर तुम बार बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन करोगे तो फ्लो नहीं बन पाएगा। तो बढ़िया रहेगा कि हम शुरुआत करें नोट से। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मैं तुम्हें हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे कि हमारा कोस्ट। जैसे कि तुम्हें आज नोट मिला हुआ है, नोट के अंदर देखो टाइप 1 लिखा हुआ है और टाइप 1 के साइड में लिखा हुआ है कोस्ट। मतलब ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है, कोस्ट से। और ध्यान से देखो कुछ क्वेश्चनों के साइडों में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.1, ये सब। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने क्या करा है, मैंने इस नोट्स के अंदर एनसीईआरटी के जितने भी कोस्ट वाले क्वेश्चन थे, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 3 में जितने भी तुम्हारे कोस्ट वाले क्वेश्चन थे ना बुक के, वो सारे क्वेश्चन मैंने नोट्स में ही डाल दिए हैं। और तुम्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो तो मैंने क्वेश्चन के साइड में लिख भी दिया है कि ये क्वेश्चन तुम्हें किस एक्सरसाइज में और कौन से नंबर पे मिलेगा। तो जब तक हम ये सारे नोट कर लेंगे तब तुम्हारे एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा अपने आप ही खत्म हो चुकेगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और नहीं भी ध्यान रहेगा तो तुम नोट खोलकर देख सकते हो, क्योंकि नोट के ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर ये तुम्हें मिला है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है, आज जो हम टाइप 1 करने वाले हैं कोस्ट का, उसमें सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कोस्ट से। तो मुश्किल से 6-7 टाइप है और हर एक टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे तो वो वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से करना ज्यादा आसान है, तुम्हें कोस्ट के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
तो आज का जो टाइप 1 है कॉस्ट, कभी फिर टाइप 2 आएगा चार्जेस, कभी टाइप आएगा स्पीड टाइम, कभी टाइप आएगा नंबर वाले क्वेश्चन, कभी टाइप आएगा वर्क एंड टाइम, ये सब। तो बहुत तरह के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों को टाइप के अनुसार करेंगे और उसमें तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे जब हम ये सारे नोट कर चुकेंगे। तो इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन घर पे जाके तुम ये जरूर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हो चुके हैं नोट्स में। नोट्स के क्वेश्चन में साइड में लिखा हुआ है, एक्सरसाइज भी लिखी हुई है और क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है, और क्या चाहिए, सब कुछ है इसमें। तो देखो स्टार्ट करते हैं बातों को छोड़कर। चैप्टर 3 वर्ड प्रॉब्लम्स, 4 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन ना तो कभी 2 नंबर में आता है ना ही 3 नंबर में आता है, हमेशा आता है 4 मार्क्स में। लेकिन अब तो फाइनल टर्म में तो हो सकता है इसकी वेटेज बढ़ जाए, लेकिन अभी पुराने पैटर्न के बेस पर अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स का ही है। तो टाइप 1 कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कॉस्ट के बारे में पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज पूछता हूं, मुझे बताना, बोर्ड पे देखो। देखो 2 रुपए वाली टॉफी थी, कितने रुपए वाली टॉफी थी? 2 रुपए वाली, और कितनी खरीद ली? 5। ध्यान से सुनो, 2 रुपए वाली टॉफी 5 खरीद ली, टोटल कितना खर्चा कर दिया? मुझे बताओ टोटल कितना खर्चा कर दिया, बोर्ड पे देखो। 2 रुपए वाली टॉफी 5 खरीद ली, 10 रुपए खर्च हो गए ना भाई। 2 रुपए वाली 5 टॉफी खरीदी है, 10 रुपए का खर्चा हो गया, ये बात तुम्हें मालूम होगी। लेकिन तुमने करा क्या? तुमने इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्लियर? अब एक एग्जांपल और लो। 5 रुपए वाली टॉफी थी, इस बार टॉफी महंगी है, हालांकि 5 रुपए में तो चॉकलेट आ जाती है, लेकिन हम अच्छी वाली टॉफी खाते हैं, चॉकलेट नहीं खाते। तो 5 रुपए वाली टॉफी है, लेकिन भाई 5 रुपए वाली टॉफी है, बेशक महंगी है, लेकिन तुम अब इतना नहीं खर्च कर सकते कि तुम 5 खरीद लो, है ना। 5 रुपए वाली है तो तुमने क्या करा? 3 खरीदी। ये 5 रुपए वाली टॉफी सिर्फ कितनी खरीदी? 3। बताओ कितने रुपए का खर्चा हो गया टोटल? इस बार खर्चा हो गया 15 रुपए का। क्लियर हुआ है या नहीं? तुमने फिर से क्या करा? मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना? 5 रुपए वाली टॉफी को 3 क्वांटिटी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा क्या निकल आया? टोटल खर्चा। तुम्हारा कुल खर्च निकल आया 15 रुपए का। अब फिर से देखो, कोई टॉफी थी जिसकी कीमत थी एक्स, हमें नहीं पता कितनी कीमत है, 2 रुपए कीमत है, 5 रुपए कीमत है, या फ्री की है, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है उसकी कीमत कितनी है? एक्स। प्राइस कितना है? एक्स। ठीक है। अब तुमने एक्स कीमत वाली टॉफी 5 खरीद ली। अब बताओ अब कितना खर्चा हो गया? भाई पहले क्या कर रहे थे तुम? हर बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्या आप क्या कुछ नया करोगे? नहीं, अब भी मल्टीप्लाई ही करना है। मुझे बताओ x की 5 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल खर्चा 5x हो जाएगा या नहीं होएगा? ध्यान से समझो। पहले 2 रुपए की टॉफी थी, तुमने मल्टीप्लाई करके 10 करा। 5 रुपए की टॉफी थी, 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर दिया। अब x रुपए की टॉफी है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5x। तुमने टोटल कितना खर्चा कर दिया? 5x। तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 5x। अब ध्यान से सुनो, जब भी हमें कॉस्ट निकालनी होती है, ध्यान से सुनो, जब भी हमें किसी चीज की क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से कि हमने कितनी खरीदी है। समझ रहे हो ना? मान लो एक किताब थी जिसकी कीमत थी y, एक किताब का प्राइस कितना था? एक बुक का प्राइस कितना था? y, और तुमने 2 बुक खरीद ली। कितनी किताबें खरीद ली? 2, एक अपने लिए और एक अपने फ्रेंड के लिए। तो y रुपए की 2 किताबें खरीदी है, तो टोटल तुमने कितना खर्चा कर दिया? 2y। फिर से मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा प्राइस की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, अगर तुम्हें क्या निकालना होता है? टोटल खर्चा। अब क्वेश्चन करेंगे और अब ये सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाएंगे। तो देखो मैंने तुम्हें चारों मेथड सिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, तो तुम्हें उसी मेथड से करना है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं आता है तो तुम्हें जो ज्यादा आसान मेथड लगता है तुम उस मेथड से कर सकते हो। टेस्ट में अगर आता है एलिमिनेशन से करो तो तुम्हें एलिमिनेशन से ही करना है। पेपर में आता है सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है।
नोट्स में आता है ग्राफिकल मेथड से करो तो ग्राफिकल से ही करना है, लेकिन अगर आता है सॉल्व करो बस तो तुम कोई सा भी मेथड लगाओ जो तुम्हें ज्यादा आसान लगता है, जो तुम्हें ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है, जिसकी तुमने ज्यादा प्रैक्टिस करी है। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या आता है जिस मेथड से, तो तुम्हें उसी से करना है, वरना कट जाएगा, मुश्किल से आधा नंबर मिलेगा बस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 चेयर 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। बोर्ड पे देखो उस बंदे ने बताया, खैर बंदे का नाम तो नहीं बता रखा, 4 चेयर और 3 टेबल, 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी बताई? 2100 रुपए। बहुत बड़ी, भाई महंगी भी तो होती है। और देखो आगे लिखा हुआ है 5 चेयर, बोर्ड पे देखते रहना, क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, 5 चेयर और 2 टेबल, इसकी कॉस्ट कितनी बताई? देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी कॉस्ट है 1750 रुपए, 1750, 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। तो देखो ध्यान रखना, उसने हमसे पूछा क्या है, क्योंकि जो चीज वो पूछता है ना हम उसी को मानेंगे। देखो क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। एक चेयर और एक टेबल की क्या बतानी है? कॉस्ट। ध्यान से सुनो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। तो चेयर और टेबल की कॉस्ट बतानी है, मतलब उसका क्या बताना है? प्राइस, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो चीज वो हमसे निकलवाने के लिए बोलेंगे ना, हम उसी चीज को लेट करेंगे। देखो बोर्ड पे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। मैं चेयर की कॉस्ट को क्या मानूंगा? तुम्हें मालूम है एक्स। मैंने चेयर की कॉस्ट को क्या मान लिया? एक्स। और लिखो कॉस्ट ऑफ अ टेबल, और टेबल की कॉस्ट को क्या मानूंगा? बोर्ड पे देखो, टेबल की कॉस्ट को मानूंगा वाई। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है इक्वेशन बनाना। मैं ये दावा करता हूं, गारंटी देता हूं, शुरू की 3 इक्वेशन के बाद सारी इक्वेशन तुम खुद से बनाने लग जाओगे। शुरू की सिर्फ 3 के बाद, मुझे बस 3 क्वेश्चन का समय दो, चौथा क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो। हालांकि कुछ बच्चे अभी भी बना सकते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि 9th क्लास में हम सीख चुके होते हैं ये थोड़ा बहुत। पूरी तरह से तो 9th क्लास में हम ये नहीं सीखते हैं, पूरी तरह से तो हम 10th में ही सीखेंगे, लेकिन आप बेसिक फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। खैर कोई नहीं, जिसे नहीं पता आप देखो वर्ड पे, मैंने एक चेयर की कॉस्ट एक्स मानी है और एक टेबल की कॉस्ट वाई मानी है। बोर्ड पे देखो, पहले वाला रिलेशन देखो ध्यान से, एक चेयर की कॉस्ट एक्स मानी है, 4 चेयर की कितनी हो जाएगी? अभी अभी मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए थी, टोटल टॉफी कितनी खरीदी थी? 5। तुमने टोटल कॉस्ट के लिए क्या करा था? मल्टीप्लाई, है ना। एक टॉफी की कीमत को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 कर दिया, मतलब तुम बार बार क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। अब भी वही करेंगे। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, चेयर की कीमत है एक्स और 4 चेयर खरीदी है, बोर्ड पे देखो 4x प्लस 3 टेबल खरीदी है और एक टेबल की कीमत कितनी है? y। कितनी हो गई? 3y। और बताओ इन दोनों का टोटल खर्चा कितना है? 2100 रुपए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। शुरू के 3 क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन में टाइम लगेगा बस, उसके बाद तो फिर काम शुरू हो जाएगा। देखो तुमने एक चेयर का जो प्राइस माना होता है ना हमेशा, उसकी मल्टीप्लाई तुम्हें उसी से देनी होती है, 4 चेयर से। अब देखो 3 टेबल कितने की थी? वो एक टेबल कितनी की थी? वाई की। तो 3 टेबल कितने की हो गई? 3y। और बताओ दोनों का टोटल खर्चा, क्वेश्चन ने हमें बता रखा था ना, दोनों का टोटल खर्चा कितना था? 2100 रुपए। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। इन दोनों की जरूरत के हिसाब से कितने का खर्चा हुआ है? 2100 रुपए का। अब अगली इक्वेशन देखो, बोर्ड पे देखो, फिर से देखो, 5 चेयर और एक चेयर x की, तो 5 चेयर 5x की। फिर से देखो, एक टेबल y की, तो 2 टेबल 2y की। और इन दोनों का टोटल खर्चा है कितना? इन दोनों का टोटल खर्चा है 1750 रुपए। कितना खर्चा था दोनों का टोटल? 1750 रुपए। मुझे बताओ क्या ये 2 इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? अब देखो कैसे,
देखो ये तो हुई बात समझाने की, अब तुम्हें रफली देखना है काम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखो दोनों की हमने कोस्ट मान ली एक्स और वाई, तुम्हें मालूम ही है एक्स और वाई मानेंगे हम, टू वेरिएबल में दो ही चीजें मानते हैं एक्स और वाई। अब तुरंत देखो क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, चेयर की मल्टीप्लाई चेयर से, वाई की मल्टीप्लाई टेबल से, ठीक है। फिर से देखो चेयर की मल्टीप्लाई यहाँ पर चेयर से, और टेबल वालों की मल्टीप्लाई टेबल से, और कोस्ट उनके आगे आ जाती है। तो ये तरीका है इक्वेशन बनाने का। एक बार इक्वेशन बन गई, समझो बिल्कुल क्वेश्चन वही हो गया जैसा कि हमने पहले करे थे। पहले हम यही तो कर रहे थे, डायरेक्ट वो क्या देते थे इक्वेशन और सॉल्व करते थे। लेकिन ध्यान रखना जब भी कुछ कॉमन आए तो जरूर काटे करो, जब भी किसी भी इक्वेशन में कुछ भी कॉमन आए तो जरूर काटना है। बताओ इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ तो खैर नहीं आ रहा। 5 और 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान रखना है कॉमन लेने की आदत बहुत अच्छे से डाल लो, बिना कॉमन की ये क्वेश्चन कभी करने ही नहीं है। जब भी कॉमन आए जरूर लेना है। वो बात अलग है नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आए लेना जरूर है, वरना मैं तो मार्क्स काट लेता हूँ कॉमन ना लेने पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो तुमने बना दिया, अब तुम्हें मालूम है अब चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे कोई सा भी मेथड लगाओ। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि किस मेथड से करना है, तो मैं तो भाई उससे करूंगा एलिमिनेशन से। अब देखो कैसे, इसको हटा देता हूं मैं, जिसको अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखना किस तरह से समझ में आएगा। देखो पहली इक्वेशन में इधर लिख लेता हूं क्योंकि नीचे दिक्कत होगी मुझे सॉल्व करने में। 3y इक्वल टू 2100, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 1750 रुपए। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं, और तुम्हें मालूम है मैंने एलिमिनेशन में सिखाया था या तो हम x का वेरिएबल इक्वल बनाते हैं या y का वेरिएबल इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाए बिना तुम एलिमिनेशन नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मर्जी है तुम किसका इक्वल बनाना चाहते हो। तो देखो मैं तो वही y का इक्वल बना रहा हूं, और तुम्हें मालूम है देखो बोर्ड पे यहाँ पर y के साथ क्या लगा हुआ है 3 की मल्टीप्लाई में इधर दूंगा पूरी इक्वेशन में। जब भी मल्टीप्लाई देनी है पूरी इक्वेशन में देनी है, और इधर y के साथ क्या लगा हुआ है 2, इस 2 की मल्टीप्लाई में इधर दूंगा। ऐसी तो करते थे एलिमिनेशन, याद करो जब हमने नोट्स में एलिमिनेशन के क्वेश्चन करे थे तो ऐसी तो करते थे। y का वेरिएबल क्या बनाना पड़ता था इक्वल। तो देखो y के साथ 2 है, उस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, इधर y के साथ क्या है 3, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। अब कर दिए तो करते हैं कैसे बनेगी। देखो 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6, और 3 की 1750 से। तो देखो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं। 3 से ही तो मल्टीप्लाई करनी है। $525 52 50, तो उसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, ठीक है। अब जरा इधर देखते हैं। देखो 2 से करी 8x, 2 से अंदर करी 6y, 2 से 2100 की करी 4200। मुझे बताओ दोनों को मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और अब तुम्हें एक लाइन लिखनी है जो मैं तुम्हें हमेशा से बोलता आ रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो मैंने बताया था ना एक वेरिएबल इक्वल करना होता है, और देखो इक्वल कर दिया। y के साथ क्या दिखाई दे रहा है 6, यहाँ पर भी y के साथ क्या दिखाई दे रहा है 6। एलिमिनेशन करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है, बस एक लाइन लिखनी है। लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 8x प्लस 6y इक्वल टू 4200। अब वाली 15x प्लस 6y इक्वल टू 5250। तुम्हें मालूम है साइन चेंज करना पड़ता है, साइन हम तब चेंज करते हैं जब जरूरत पड़ती है। मुझे बताओ प्लस का 6y प्लस के 6y से क्या कट सकता है, नहीं। कभी भी प्लस का प्लस से नहीं कटता है, माइनस का माइनस से नहीं कटता है, हमेशा अपोजिट साइन वाले करते हैं। प्लस माइनस से कटता है, माइनस प्लस से कटता है। तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस। तो देखो प्लस का 6y माइनस का 6y। ध्यान रखना ये जो प्लस का साइन होता है ना इसे नहीं देखेंगे अब हमारा इस 6y का साइन क्या है माइनस। ध्यान से देखो बोर्ड पे,
ये जो प्लस का साइन पहले लगा हुआ था इसको अब हम नहीं देखेंगे, इसके ऊपर रख लो हाथ। अब 6y का साइन क्या बन चुका है, माइनस, तो माइनस का 6y नीचे और प्लस का 6y ऊपर। अब ये कट गया क्योंकि अब ये माइनस का था। अब इधर देखो, देखो फिर से इधर 15 का भी हम प्लस का साइन नहीं देखेंगे, ये जो 15 के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है ना, प्लस नहीं देखेंगे। अब ये 15 नेगेटिव है, तो मुझे बताओ 8 में से 15 माइनस करने, माइनस का बचेगा ना। 8 में से जब 15 माइनस करोगे तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो साइन भी माइनस का ही आएगा। तो 8 में से 15 गए 7, वो भी माइनस के, तो ये तो मैंने इधर लिख दिया। अब इधर देखते हैं इधर क्या बचेगा। देखो 4200 में से 5250 माइनस करने हैं, फिर से माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो देख लेते हैं बचेगा कितना। तो मेरे ख्याल से 0501 1050 बचेगा, और वो भी माइनस का। तुम्हें मालूम है माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई है 1050 के अपोन में आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। अब डिवाइड देकर मुझे बताओ कितना मिलेगा। देखो 7 1 जा 7, 3 बचेंगे, 7 5 जा 35, 150। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू कितनी है, 150। अब देखो इस 150 का करना क्या है, ये तुम्हारी मर्जी होती है। इस x की वैल्यू को किस में पुट करोगे, देखो बोर्ड पे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, आंसर हमेशा सही आता है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम फर्स्ट में पुट करना चाहते हो या सेकंड में पुट करना चाहते हो, किसी भी इक्वेशन के अंदर तुम पुट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट में पुट करके दिखा रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें एक लाइन लिखनी है बस, वो लाइन तुम्हें पहले से ही मालूम है, पुटिंग x इक्वल टू 150 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो बोर्ड पे देखो x की जगह तो आ गया 150, बताओ 150 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बताओ 15 की 8 से, ये आएगा तुम्हारा 1200। ठीक है, 15 8 से 120 होते हैं क्योंकि, खैर ये तो मल्टीप्लाई का काम है और कुछ नहीं है। अब तुम्हें मालूम है ये 1200 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। बताओ जब मैं 1200 को उधर माइनस करूंगा तो 4200 में से 1200 मतलब 4200 में से 1200 माइनस करोगे तो 3000 बचेंगे, और 6 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हाथ क्या डिवाइड भी कर दो। तो देखो 6 5 जा 30, 500, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 500। बच्चों को लगता है कि जैसी x और y की वैल्यू आ गई क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में इस चीज का ध्यान रखना, x और y की वैल्यू आते के साथ ही क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होता, एक लाइन लास्ट में लिखनी पड़ती है, और वो क्या लिखनी है वो मैं बताता हूं। अगर वो लाइन नहीं लिखी तो अगर टीचर बहुत ही अच्छा है तो वो तुम्हें कम से कम 1 नंबर काट लेगा, और टीचर काट सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है अगर तुमने लाइन नहीं लिखी तो देखो ये जो x की वैल्यू आई है ना 125, बिल्कुल 150 बिल्कुल ठीक है, y की वैल्यू 500 आई है, ये भी सही है, लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था लास्ट में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के एंड में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। उसने हमसे चेयर और टेबल की कॉस्ट पूछी थी, ना कि उसने x और y की वैल्यू पूछी थी। अब हमें लैंग्वेज में लिखना है, मुझे बताओ x तुमने ये मान रखा है ना, चेयर की कॉस्ट, भाई चेयर की कॉस्ट को ही तो x माना था। देखो लेट वाली लाइन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो, अपने सॉल्यूशन में देखो, स्टार्टिंग में तुमने क्या माना था, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल। तो एक लाइन लिखनी है, लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ टेबल। तो देखो टेबल की कॉस्ट तुमने, सॉरी कॉस्ट ऑफ अ चेयर, तो देखो चेयर की कॉस्ट x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आई है, 150, मतलब एक चेयर कितने की है, 150 रुपए की। और मुझे बताओ टेबल की कॉस्ट कितनी आई है, टेबल की कॉस्ट तुमने क्या मानी थी, y, है ना। लेट वाली लाइन में देखो टेबल की कॉस्ट तुमने y मान रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 500। सीधी सी बात है भाई, टेबल महंगी होती है, चेयर सस्ती होती है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसमें कोई तुम्हारा आधा नंबर भी नहीं काट सकता। तो देखो अखिला, क्या कमाल का नाम है, अखिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, वो स्टेशनरी शॉप पर जाती है,
एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। क्या खरीदती है? 2 पेंसिल और 3 इरेजर। इधर देखो, उसने एक तो 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर्स खरीदी। बहुत बढ़िया है भाई, पढ़ने की तैयारी कर रही है, तुम लोग तो करते नहीं हो। 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदिए, मतलब पहले पेंसिल से गलती करेगी और फिर इरेजर से उसे रब करेगी, तो बढ़िया काम कर रही है। 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। सही मिल गया इसको, हमें तो इतना सस्ता मिलता नहीं है माल। 9 रुपए में सही लपेट लिया। 3 इरेजर 2 पेंसिल खरीद ली, सही नहीं खरीदा बताओ। चलो खैर, हर फ्रेंड रोहिणी सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स। उसकी फ्रेंड थी रोहिणी, उसको भी ये बड़ी सस्ती लगी, उसको भी ये वैरायटी काफी पसंद आई कि भाई ये तो बिल्कुल न्यू वैरायटी है। अखिला के साथ जब वो गई थी तो उसने भी कुछ खरीदने का सोचा, तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एंड शी ऑल्सो बोर्ड, और उसने भी खरीदी 6 पेंसिल 10 इरेजर। इसका लालच ज्यादा था, इसने 6 पेंसिल खरीदी और 10 इरेजर खरीदी। ये तो बहुत अमीर निकली। 6 पेंसिल 10 इरेजर, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये, उसने 3 इरेजर खरीदी थी, इसने 10 इरेजर खरीदी। इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा गलतियां करेगी, क्योंकि मिटाने के लिए रबड़ ज्यादा खरीद रही है, तो गलतियां इसकी ज्यादा हैं। खैर वो छोड़ो, गलती किसकी ज्यादा है। 6 पेंसिल और 10 इरेजर खरीदी हैं उसी टाइप की, और ये इसने खरीदा है 27 रुपए का सामान। फाइंड द रेट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स। तुम्हें फिर से मालूम है क्या करना है। उन्होंने पेंसिल और इरेजर का रेट पूछा है, मैं उसका रेट क्या मानूंगा? एक्स और वाई। अब तो बस काम शुरू हो जाएगा। 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से कर रहे हैं, देखो बोर्ड पे। 2 मिनट के लिए देखो बस। देखो लेट द, देखो उन्होंने रेट बोला है ना, हम भी रेट के हिसाब से ही कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी ना कोस्टी बोले। रेट मतलब कोस्टी होता है, तो यही लिख लो, लेट द रेट ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल का रेट तुम्हें मालूम है, मैं एक्स मानने वाला हूं। और इरेजर का रेट क्या मानने वाला हूं भाई? टी तो मानूंगा नहीं, वाई ही मानूंगा। अब देखो इक्वेशन तुम खुद बनाओगे। 2 पेंसिल खरीदिए, पेंसिल का रेट है एक्स, कितना हो गया? 2x। फिर से देखो, 3 इरेजर खरीदिए, एक इरेजर का रेट है y, कितना रेट हो गया? 3y। दोनों का टोटल खर्चा है कितना? 9 रुपए। समझ में आ रही है ना इक्वेशन? अब तो बहुत आसान तरीका है। अब आगे देखो, 6 पेंसिल खरीदिए, पेंसिल का रेट कितना है? x, 6x। 10 इरेजर खरीदिए, इरेजर का रेट कितना है? y, 10y। इक्वल टू में टोटल खर्चा कितना है? 27। मैं फिर से वही बोलूंगा, जब भी कुछ कॉमन आए जरूर लो। देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना इक्वेशन बनाते के साथ ही तुरंत कॉमन ढूंढे करो, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। फिलहाल देखो कॉमन नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मैं फिर से तुम्हें वही बोलूंगा। मेरे को तो सबसे बढ़िया मेथड लगता है एलिमिनेशन। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर फिर से नहीं लिखा हुआ कि हमें किस मेथड से करना है, तो देखो बार बार एलिमिनेशन करने से क्या फायदा। मैं तुम्हारे हर एक मेथड की प्रैक्टिस इनमें भी कराता रहूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूं अब। तो देखो इक्वेशन तो हमारी तैयार है, और तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से मालूम है, या तो हम x की वैल्यू निकालते हैं या फिर हम y की वैल्यू निकालते हैं, और मैं ज्यादातर किसकी वैल्यू निकालना पसंद करता हूं? y की। अब बोर्ड पे देखो कैसे निकालूंगा। एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। 2x + 3y = 9, नीचे से हटा दी। अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है, इससे मैं किसकी वैल्यू निकालने वाला हूं? y की। तो y की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कितनी आएगी। तो y की वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो बताओ, ये 2x प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 9 में से माइनस हो गए 2x। बताओ ये 3 मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्यों ना मैं इसी स्टेप के अंदर कर दूं। ये हो गया। ये काम मैंने तुम्हें इससे पहले जो टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे डायरेक्ट इक्वेशन वाले, मैंने खूब सिखाया वहां पे काम। अब इसको तुम्हें मालूम है क्या मानना होता है? फर्स्ट। और इस y की वैल्यू का क्या करते हैं? ऐसे ही नहीं निकाली है y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को इसमें डालना पड़ेगा। तो एक लाइन लिखो, पुटिंग y
इन फर्स्ट। तो देखो 6x प्लस 10, और मुझे बताओ y की जगह, बोर्ड पे देखो, इस y की जगह क्या आएगा, ये वैल्यू। तो देखो ध्यान से डालना, ब्रैकेट लगाना कभी मत भूले करो। जब भी y की वैल्यू पुट करो ना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि ब्रैकेट लगाओ। तो बोर्ड पे देखो, सिर्फ और सिर्फ y की जगह ये वैल्यू आई है, 27 वहीं का वहीं है, देखो 10 भी वहीं का वहीं है, हमने बाकी कोई और चेंज नहीं करा है, बस हमने y की वैल्यू को बड़ी सावधानी से पुट करा है। और हमेशा जब भी y की वैल्यू पुट करो तो पॉइंट लगाओ, सेफ्टी रहती है, ठीक है। तो देखो अब सॉल्व करते हैं। बढ़िया रहेगा कि ये जो बाहर का 10 लग रहा है ना, इस 10 की मल्टीप्लाई अंदर दे दो पहले, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो देखो मल्टीप्लाई मैं दे रहा हूं, 10 की मल्टीप्लाई 9 से थी तो मैं मालूम है 90, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो मैं मालूम है 20x, अपॉन का 3 बदला नहीं बदला। ध्यान से देखो, अपॉन में 3 अभी भी लगा हुआ है। अब तुम्हें मालूम है अगला स्टेप क्या करना है, एलसीएम, हमेशा एलसीएम लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम तुम्हें मालूम है 3 ही आएगा। अब क्रॉस कर दो, देखो बोर्ड पे, क्रॉस का मतलब ऐसा कुछ, 6x की मल्टीप्लाई, अच्छा देखो इधर 27 चल ही रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। देखो 6x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18, है ना, 6 3 18 प्लस, बोर्ड पे देखो 1 की मल्टीप्लाई उस पूरे से करेंगे तो 1 से करने पर तो सेम ही आता है, तो लिख दो 90 माइनस 20x इक्वल टू 27। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो 18x में से 20x गए, 18x में से 20x गए, बताओ माइनस के बचेंगे ना, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। देखो 18x छोटा है और 20 बड़ा है, तो 18 में से 20 जाएंगे जरूर, लेकिन माइनस के बचेंगे, तो ये बचेगा माइनस का 2x प्लस का 90, अपॉन में अभी भी क्या बचा हुआ है 3। अब एक काम करते हैं, इस अपॉन का जुगाड़ करते हैं। मुझे बताओ 3 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 इधर क्या हुआ है, डिवाइड, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 27 की 3 से करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। तो देखो 27 की 3 से करने पर ये आएगा तुम्हारा 81, तो बस मल्टीप्लाई था और कुछ नहीं है। अब देखो 90 है ना, 81 बनाया उधर, एक बार करके देख लेते हैं कभी गड़बड़ हो जाए 27 की 3 से। तो 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6, 81 ही आएगा, ठीक है। अब देखो प्लस का 90 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मुझे बताओ 90 उधर जाके जब माइनस होएगा, प्लस का 90 उधर जाके माइनस, तो 81 में से 90 गया, 81 में से 90 जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे बताओ, 81 में से 90 जाएगा तो 9 बचेंगे, और वो भी माइनस के, क्योंकि देखो फिर से डिजिट माइनस की बड़ी है, तो माइनस का 9 और माइनस का 2x। तो देखो माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू आ गई 9/2। कभी कभी पॉइंट में आ जाता है, तो ध्यान रखना जब भी पॉइंट में आए तो डिवाइड पूरा कर लिया करो। तो देखो 9 को 2 से डिवाइड देना तुम्हें आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता है फिर भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 9 को 2 से डिवाइड दोगे तो 4.5 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, 9/2। और तुम्हें मालूम है इस 9/2 का क्या करना है, इस 9/2 को हम किस में पुट करते हैं, y में, मतलब जो भी x की वैल्यू आती है ना उसे तुम y में पुट करने वाले हो। अब देखो कैसे, अब एक लाइन लिखनी है, पुटिंग x इक्वल टू 9/2 इन y के अंदर पुट करूंगा ना, ये y की वैल्यू ऊपर ही है, देखो बोर्ड पे, y इक्वल टू 9 - 2। बताओ x की जगह में क्या डालूंगा, 2 मिनट के लिए देखो बस, 9 का 9 रहा, माइनस का माइनस रहा, 2 की जगह 2 रहा, लेकिन मैंने x की जगह क्या वैल्यू डाल दी, ये 9/2। तुम सोच रहे होंगे मैंने पॉइंट वाली क्यों नहीं डाली, पॉइंट वाला तो बस सॉल्व करके लिखा है और करना भी है तुम्हें, लेकिन डालने के लिए ये वाली वैल्यू डाल दो। डालने को तुम वो भी डाल सकते हैं, उससे भी वही आंसर आएगा। अपोन में देखो क्या है 3, मुझे बताओ 2 ऊपर, ये 2 नीचे कट नहीं सकता क्या, देखो 2 और 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 9 माइनस, देखो 2 से 2 से तो कट गया, 9 बचा ना बस, 9 - 9 अपोन में 3। बताओ 9 - 9 क्या आएगा, 0, 0 अपोन में 3,
और 0/3 मतलब 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 0। बताओ ऐसा क्या कभी होता है? y को तुमने क्या माना था? y तुमने मान रखा था रबड़ का प्राइस। ध्यान से देखो स्टार्टिंग के आंसर में अपने सॉल्यूशन जहां से तुमने करा है, लेट वाली लाइन देखो, y तुमने इरेजर की कीमत मानी थी ना, इसका मतलब हुआ इरेजर की कीमत 0 रुपए फ्री की मिल रही है इरेजर। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन बाय चांस तुम्हारे एग्जांपल में ऐसा आ सकता है कि इरेजर की कीमत कितनी है 0। ठीक है, खैर मैंने बताया था एक्स और वाई की वैल्यू निकालने से क्वेश्चन पूरा नहीं होता है, एक नंबर कट जाता है। एक लाइन लिखनी है, लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट था पेंसिल का कितना था, एक्स माना था, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4.5 रुपए, मतलब पेंसिल तुम्हारी कितने रुपए की है 4.5 रुपए की है। अब इरेजर बताओ, इरेजर कितने की है 0 रुपए की, मतलब फ्री की मिल रही है। हो सकता है पेंसिल के साथ इरेजर फ्री मिल रही हो, ठीक है, एक पेंसिल के साथ इरेजर फ्री मिल रही हो, ऐसा हो सकता है। एनसीईआरटी के अंदर अब दे रखा है तो क्या करें। कभी कभी बाय चांस अगर यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो यही आंसर रहेगा इसका भी, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, कोई सी भी चीज फ्री की मिलती नहीं है। तो ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और वो बिल्कुल इसी के बेस पर है। देखो, रोमेला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, रोमेला स्टेशनरी शॉप पर जाती है एंड परचेज 2 पेंसिल 3 इरेजर्स। इस बार मैं शॉर्ट में लिखूंगा। देखो, 2 पेंसिल खरीदी हैं, 3 इरेजर खरीदी हैं। देखो शॉर्ट में लिख दिया, P फॉर पेंसिल, E फॉर इरेजर, और ये सारा सामान उसने कितने का खरीदा है 9 रुपए का। बहुत बढ़िया सौदा करा भाई इस बार भी इसने। हर फ्रेंड सोनाली, इस बार इसकी फ्रेंड आ गई सोनाली, सो द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल, वो भी न्यू वैरायटी देखकर चौंक गई, एंड इरेजर्स विद रोमेला, एंड शी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल 6 इरेजर, और उसने भी क्या करा 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद ली, और उसने कितने की खरीदी 18 रुपए की। बहुत बढ़िया सौदाबाज कर रही है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखो इस बार उन्होंने बोल दिया, तुम समझ रहे हो ना, ये 2 चीजें लिखी हुई, देखो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तुम्हें मालूम है इस डिटेल को मैं हर बार किस में कन्वर्ट कर देता हूं, पूरी डिटेल को पढ़कर मैं क्या बना देता हूं, उसकी इक्वेशन बना देता हूं। तो देखो इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन बनाना कहलाता है एल्जेब्रिकली, मतलब मैंने उनकी क्या बना दी, इक्वेशन बना दी। तो मैंने उनको कैसे लिख दिया एल्जेब्रिकली, और आगे वर्ड लिखा हुआ है ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब है अब मैं इनका सॉल्यूशन किससे करूंगा। देखो अभी तक हम इक्वेशन तो बना ही रहे थे, इसका मतलब एल्जेब्रिक तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब जो सॉल्यूशन करना है ना आगे का, वो किससे करना है, ग्राफिकल मेथड से, ना कि सब्स्टिट्यूशन, ना कि एलिमिनेशन, ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये काम किससे करना है, ग्राफिकल मेथड से। खैर ग्राफिकल भी कर लेंगे, पहले इक्वेशन तो बना लेते हैं। तो ये जो वर्ड आया ना एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली तो कोई नया वर्ड है नहीं, नया वर्ड है ग्राफिकली। एल्जेब्रिक का तो मतलब ये होता है इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन तो हम हर बार बना ही रहे थे, तो इक्वेशन बनाना तो कोई नया काम है नहीं, काम नया है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बना लेंगे हम, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखो तुम्हें मालूम है, फिर से मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो देखो उन्होंने पेंसिल और इरेजर के लिए काम करवाया है, तो मैं फिर से क्या मानूंगा, पेंसिल का रेट और इरेजर का रेट। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं लेट वाली लाइन, तो लिखो लेट पेंसिल, तो मैं पूरा लिखना है x, और इरेजर, बताओ इरेजर की कीमत मैं y मान लूंगा भाई, हर बार मैं यही तो करता हूं, एक की कीमत x मानता हूं तो दूसरे की कीमत y मानता हूं, और ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा करना। अब तुम्हें इक्वेशन बनानी आ गई। देखो पेंसिल की कीमत x है और 2 पेंसिल की 2x, 3 इरेजर, इरेजर की कीमत कितनी है y, 3y। अब देखो चाहे तुम इसे समझो और या रफली देखो, हर बार हम करते क्या है, नीचे से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हर बार हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं,
इन नीचे वाली डिजिट से कर रहे हैं। टोटल खर्चा कितना आई है 9 रुपए। अब इधर देखो 4 का क्या बन गया 4x, 6 का क्या बन गया 6y और 18 का 18। ठीक है, मैंने बताया था जब भी कॉमन आए जरूर लो। देखो कॉमन आ रहा है, मुझे बताओ क्या दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा? बिल्कुल, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना। देखो 2 कॉमन लिया, 2 2 जा x, 2 3 जा y। देखो मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2, यहां से बचा 2 और ये चला गया 3 पर। और बताओ ये 2 उससे कट नहीं जाएगा क्या? बताओ 2 से ये 18 कितने पर जाएगा? ऐसा हम कर सकते हैं, अगर कोई इधर चीज मल्टीप्लाई में लिखी भी होती है ना और वो कट रही होती है तो डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पर जाएगा 9 पे। इसका मतलब हमारी नई इक्वेशन ये बन गई 2x + 3y = 9। हमारी जो न्यू इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है 2x + 3y = 9। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों इक्वेशन सेम नहीं है? देखो क्या दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है? 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9। तो ध्यान रखना, जब भी इक्वेशन सॉल्व करके सेम आती है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कंसिस्टेंट। खैर मैं ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा रहा, वर्ड प्रॉब्लम के बाद आएगा ये टॉपिक भी इसी चैप्टर में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया जरूर बता रहा हूं, जब भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके सेम आती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है कंसिस्टेंट। मतलब ये कौन सी लाइन होती है? चलो बाद में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा, ठीक है। कोइंसाइडल लाइन बोला जाता है वैसे इनको, मतलब ये कोइंसाइड कर जाती है। खैर हम क्या इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। अब तो मुझे बताओ मैं दोनों का ग्राफ बनाऊंगा या किसी एक का? किसी एक का ही बनाएंगे। देखो दोनों सेम ही तो है, एक का बनाना मतलब दोनों का बनाना एक ही बात है, तो किसी भी एक का बना देते हैं, एक ही तो बात है। और तुम्हें मालूम है ग्राफ बनाना मैंने तुम लोगों को 9th में भी सिखाया और ग्राफिकल मेथड के अंदर भी बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी होती है टेबल। टेबल के बिना तुम ग्राफ नहीं बना सकते। तो देखो टेबल बना लेते। टेबल ये वाली एक छोटी सी टेबल होती है ना, x और y की वैल्यू लेते हैं और 3 सॉल्यूशन लेते हैं। 3 लो या 4 लो, है ना, सॉल्यूशन 3 लो या 4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको तुम रफ में भी करके देख सकते हो, बोर्ड पे देखो। देखो अगर तुम x की वैल्यू 0 लेते हो तो इधर देखो, मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूं। x की वैल्यू तुमने 0 ली, जरूरी नहीं है ये रफ में कर रहा हूं तो तुम उतारो मत, तुम भी रफ में साइड में उतार सकते हो अपने रजिस्टर में, ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे कि कैसे सॉल्व हुआ है। देखो x की जगह 0 लिया, बताओ 2 से 0 मल्टीप्लाई होकर तो ये 0 हो गया। बताओ 0 की क्या कोई वैल्यू है? हटाई दो इसे, 0 का कोई वजूद नहीं है। बताओ 3 इधर मल्टीप्लाई है, 9 कट जाएगा ना, 9/3 और कितने पर कटेगा? 3 पर भाई। तो मुझे बताओ जब तुमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू आ गई 3, लिख दो y की वैल्यू आ गई 3। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो पहले तुमने x की वैल्यू 0 ली थी, x की वैल्यू तुमने क्या ली थी 0। अब एक काम करो, 1 रहने दो, 2 ले लो। देखो लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं फिलहाल। तो देखो मैंने 2 ले ली, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे बताओ मैंने अब x की वैल्यू 2 ली है, तो यहां पर x की जगह मैं क्या डालूंगा? 2। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, बोर्ड पे देखो। 2 2 से कितने हो गए 4, ये 4 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। बताओ 4 9 में से जब माइनस होएगा तो 5 बचेंगे ना, 9 में से 4 गया 5। अब y की वैल्यू क्या आएगी 5/3। बढ़िया रहेगा कि पॉइंट में कर लो, इस तरह के क्वेश्चन में बढ़िया रहता है कि तुम पॉइंट में बना लो इसको। तो देखो 5 को 3 से डिवाइड दे लो, ये तुम्हारा डिवाइड देने पर मैं रफ में दिखा देता हूँ। 3 1 जा 3, 2 बचे, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, बस इतना बहुत है 1.6। अगली डिजिट लेते हैं, देखो 2 पर कितना आई है 1.6,
हमेशा पॉइंट में कर लिया करो। और देखो पॉइंट में करना कौन सी बड़ी बात है, बेशक देखो पॉइंट में आ रहे, ये मत सोचना कि ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ सब बन जाएगा, बस पॉइंट में करके रख लो उसे, बाद में देख लेंगे कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा ग्राफ तो। अब देखो x की वैल्यू अगली ले रहा हूं मैं, एक काम करो अब 3 ले लो, x की अगली वैल्यू क्या ले ली 3। तो बोर्ड पे देखो यहां पर मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 3, बताओ 3 2 जा कितने होते हैं 6, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 में से ये 6 माइनस करेंगे यानी कि 3। अब बताओ 3 अपॉन में 3 कटने के बाद क्या आएगा 1। हमेशा ध्यान रखना जब डिवाइड में किसी को काटते हैं तो 1 आता है, 0 नहीं आता। 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, तो 3 पर वैल्यू आ गई y की 1। बस 3 सॉल्यूशन बहुत रहते हैं, 3 से हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं। तो देखो मुझे बताओ क्या कोई सी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, तो एक काम करना नेगेटिव वाला पार्ट थोड़ा कम ही बनाना, 0 1 2 3, ये x एक्सिस, ये x डैश माइनस वाला 1 2 3 4, इतना बहुत है। ये y एक्सिस, ये y डैश नेगेटिव वाला -1 -2। देखो नेगेटिव मैंने कितने कम बनाए, हालांकि मैंने पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग बहुत है। एक चीज का और ध्यान रखना, ये गैप बराबर होना चाहिए। जब तुम प्रॉपर स्केल से पेंसिल से ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पर तब तो ये अच्छे से बनेगा। अभी तो खैर बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो कैसे बनाना, मैंने तुम्हें प्लॉट करना सिखाया है 9th क्लास में और ग्राफिकल मेथड में भी सिखाया है। देखो x में 0 y में 3, बोर्ड पे देखो ये वाला सॉल्यूशन प्लॉट करना है ना, x में 0 y में 3। देखो x में 0 ये रहा और y में 3 ये रहा, ये आ गया पहला पॉइंट। अब अगला देखो x में 2 और y में 1.6, देखो x में 2 और y में 1.6, बताओ बिल्कुल बीच में तो 1.5 आएगा, थोड़ा सा ऊपर लेना है बस, ये आ गया। x में 3 और y में 1, देखो x में 3 और y में 1, रफली ये। हमेशा ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट बिल्कुल एक लाइन पर होने चाहिए। अगर कोई सा भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया समझो तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है। हमेशा ये लाइन कैसी बननी चाहिए, सीधी। मैंने तो खैर बोर्ड पे बनाया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुम स्केल से पेंसिल से प्रॉपर डायग्राम बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन आएगी ये हमेशा। तो देखो हमने ग्राफ बना दिया है और तीनों पॉइंट इस तरह से इस पे लाई कर रहे हैं। और देखो इस तरह से ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें अलग से सिखा भी दूंगा दोबारा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तुम्हारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन तुम लोगों के पास है ही, स्टार्ट करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम होती है भाई, क्रिकेट खेलते हैं कुछ लोग, खाली पीली होते हैं, क्या करें क्रिकेट खेलते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग चैंपियन बन जाते हैं, क्रिकेट खेलते खेलते क्या बन जाते हैं, क्रिकेट की दुनिया के चैंपियन। खैर इतनी बड़ी बातें नहीं करेंगे, सब क्वेश्चन करना है, वहां पे झंडे नहीं गाड़ने। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 3 क्या खरीदे भाई, बैट खरीदे। 3 तो तुमने क्या खरीदे, बल्ले। बल्ले होते हैं ना भाई जो कई बार धुलाई करने के काम भी आते हैं इंसान की। 3 बल्ले और 6 गेंद, मतलब कि 6 बॉल। बहुत ही बढ़िया, 3 बल्ले और 6 बॉल, क्योंकि बॉल अक्सर खो जाती हैं इसलिए बॉल ज्यादा खरीदी। तो 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 3900 रुपीज में, 3900 रुपए में तुमने ये हिसाब किताब करा पूरा। बहुत ही बढ़िया। देखो 3 बल्ले 6 बॉल कितने रुपए में, 3900 रुपए में, 3900 रुपीज में तुमने इतना सामान खरीदा। बहुत ही बढ़िया सौदेबाजी करते हो भाई, एक नंबर के कंजूस इंसान हो।
इतनी सारी चीजें सिर्फ 3900 रुपए में खरीद ली। अब आगे देखते हैं। लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अब वो कह रहा है उसने अनदर बैट और खरीदा। अनदर पर अंडरलाइन कर लो, अनदर का मतलब है एक बैट और खरीदा। बोर्ड पे देखो, एक बैट खरीदा मतलब एक बल्ला और खरीदा। देखो क्या लिखा हुआ है, शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स और खरीदी। अनदर बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स खरीदी, मतलब कि 3 बॉल्स ये आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल सा और सटीक सा क्वेश्चन होने वाला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। देखो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट थी। पहले क्या लिखा हुआ था, 3 बल्ले खरीदे और हाँ 3 बल्ले खरीदे और 6 बॉल खरीदी, और कितने रुपए में ये सामान खरीदा उसने, 3900 रुपए में। आगे क्या है, उसने अनदर बैट खरीदा। अनदर पर अंडरलाइन कर लो, अनदर का मतलब है एक बैट खरीदा, और 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स और खरीदी, तो 3 बॉल्स आ गई। और कितने रुपए में ये सामान खरीदा, इस बार उस बंदे ने ये सामान खरीदा 1300 रुपए में। वैसे बंदा नहीं है, बंदी है, लड़की बता रखी है, शी है ना, तो लड़की है। ठीक है, तो ये सब चीजें उसने खरीदी। अब हम इससे क्या बनाएंगे, इक्वेशन, और फिर उस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो बना देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बनाने में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम थोड़ी ना है। देखो 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए का खर्चा करना पड़ा, 3900। एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदी, इस बार कितने का खर्चा करना पड़ा, 1300 रुपए का। देखो जब भी वो ऐसे बोले करेगा ना, इतनी चीजें ये खरीदी और उतनी चीजें वो खरीदी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेट खुद मानना है। लिखो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मान लो, एक बैट की कॉस्ट खुद मान लो, और एक बॉल की कॉस्ट खुद मान लो। और तुम्हें मालूम है क्या मानते हैं, एक्स और वाई। भाई हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई ही मानते हैं। भगवान को तो मानते नहीं हम। तो हम क्या करते हैं, हम एक बैट की कॉस्ट को एक्स मानेंगे और एक बॉल की कॉस्ट को वाई मानेंगे। अब देखो जरा, एक बैट की कॉस्ट के लिए लिख लो बी एक्स रुपीज, और एक बॉल की कॉस्ट के लिए लिख लो बी वाई रुपीज, है ना। ये पूरी लाइन लिख देना। मतलब एक बैट की कॉस्ट एक्स मान ली और एक बॉल की कॉस्ट वाई मान ली। अब देखो इक्वेशन बनाने के लिए बोर्ड पर फोकस करो। अगर तुमने इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना सीख लिया, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना कॉस्ट के, जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे सिर्फ इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। लेकिन सीखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होंगे, सीखना पड़ता है। देखो कैसे, एक बैट की कॉस्ट एक्स मानी है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। समझ में आई बात। अब इधर देखो, एक बॉल की कॉस्ट y मानी है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y। और दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 3900। जिस बच्चे को इसमें समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो अगली इक्वेशन में आएगा। फिर से देखो बोर्ड पर, देखो जब जरा, एक बैट की कॉस्ट एक्स मानी है, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी हो गई, एक्स। एक बॉल की कॉस्ट वाई मानी है, तो 3 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 3y। समझ में आ रहा है ना। और दोनों चीजों की कॉस्ट मिलाकर कितनी बता रखी है, 1300 रुपए। अब मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो एक टॉफी 2 रुपए की है, भाई एक टॉफी कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। तो बताओ 10 टॉफी कितने रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की। क्यों, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यही तो करा है, कुछ नई चीज थोड़ी ना करी है। देखो बोर्ड पे, एक बैट की कॉस्ट एक्स थी, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो गई, 3x। एक बॉल की कॉस्ट y मानी थी, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 6y। और दोनों की कॉस्ट मिलाकर उस बंदे ने कितने रुपए का खर्चा करा है, 3900 का। इक्वेशन तो हमारी बनकर पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, तैयार। इक्वेशन तो तैयार हो गई हमारी। अब क्वेश्चन ने कहा था इसको ज्योमेट्रिकली
और एल्जेब्रिकली बनाना था, तो हमने एल्जेब्रिकली तो बना दिया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्राफ बनाने का मेथड तुम लोगों ने 9th क्लास में भी सीख रखा है, और मैंने तुम्हें वैसे भी बताया था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ग्राफ के लिए क्या करना होता है, बस तुम्हें एक टेबल बनानी होती है। ग्राफ के लिए तुम्हें क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, एक छोटी सी टेबल, दोनों इक्वेशन के लिए। तो पहले तो इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 3x 6y इक्वल टू 3900, और दूसरी इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स की दुनिया में जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करो तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कहीं पर भी कुछ भी कॉमन आए तो जरूर कॉमन लो, क्योंकि कॉमन लेने से मैथ्स की इक्वेशंस, मैथ्स के सॉल्यूशन, मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। फिर हम उनको बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। तो जब भी कुछ कॉमन की बारी आए तो जरूर कॉमन लेना, कभी भी कॉमन लेने से बचना नहीं है। देखो उधर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इधर से कॉमन आ रहा है। मुझे बताओ 3 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3। जब तुम 3 कॉमन लोगे यहां से बचेगा x, 3 से 6 कितने पर चला जाएगा, 2 पर, तो 2y। अब मुझे बताओ 3 ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 से 3900 को डिवाइड कर देंगे। अब देखा कॉमन लेने से कितना आसान हो जाता है। पहले ये इक्वेशन कितनी हैवी बनी हुई थी, अब ये इक्वेशन कितनी ज्यादा सिंपल बन चुकी है। तो जब भी कुछ कॉमन आए मैथ्स में, इक्वेशंस में, तो जरूर कॉमन लो, कभी भी रुको मत। देखो 3 से ये 3900 कट भी रहा है, 1300 पे कट जाएगा ये भाई। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 0 का 0, तो कितनी इक्वेशन आ गई, 1300। यानी कि हमारी फाइनल इक्वेशन ये बन गई। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो पहले से ही फाइनल है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इससे तुम टेबल बनाते तब भी ग्राफ सही बनता, इससे टेबल बनाओगे तब भी ग्राफ सही बनेगा, लेकिन अगर कॉमन ले लोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, आसान। अब देखो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा भी ये। देखो कैसे, पहले तो टेबल बनाएंगे। तुम्हें मालूम है बिना टेबल के तो ग्राफ बनता ही नहीं है, टेबल बनानी आनी चाहिए। तुमने 9th क्लास में सीखी होगी, और अगर नहीं सीखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है कोई। एक्स और वाई याद है ना, टेबल बनाई जाती थी। ग्राफ बनाने के लिए क्या बनानी पड़ती थी हमें, टेबल। टेबल बनाने के लिए अगर तुम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन रफ में करना चाहते हो तो रफ में कर सकते हो। अगर टेबल बनाने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ती है थोड़े बहुत सॉल्यूशन की, तो तुम रफ में उस सॉल्यूशन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम लोगों को टेबल बनवाऊंगा। एक वैल्यू तुम्हें खुद माननी होती है और दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। क्या बोला मैंने, एक वैल्यू तुम्हें खुद माननी होती है और दूसरी वैल्यू तुम्हें निकालनी होती है। बोर्ड पे देखो, इधर देखना बोर्ड पे। अगर तुम y की वैल्यू 100 मान रहे हो, मैंने क्या बोला, अगर तुम y की वैल्यू क्या मान रहे हो, 100, 100। अब तुम कहोगे कि 100 ही क्यों माना, मैं ये बोलूंगा कुछ भी मान लो, कुछ भी। तुम 0 मानो, तुम -10 मानो, -100 मानो, 500 मानो, 1000 मानो, कुछ भी मानो, जो दिल करे वो मानो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, वैल्यू तो तुम कुछ भी मान लो, आंसर भी कुछ भी आ जाएगा, ग्राफ भी बिल्कुल सही मिलेगा, और तुम्हारे मार्क्स भी नहीं कटने वाले। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, हमेशा ना वो वैल्यू माने करो जो थोड़ी सी ठीक लगे। देखो अब जरा, यहां पर बात हो रही है 1300 की, यहां पर देखो, यहां पर बात कितने की हो रही है, कम से कम 1300 की, 1000 से ऊपर। अब अगर तुम ऐसे में y की वैल्यू 1 मानते हो या 2 मानते हो, तो बताओ कंपैरिजन हो पा रहा है क्या, कुछ छोटा मोटा अच्छा कंपैरिजन नहीं हो पा रहा ना। मानने को तो तुम 1 मान लो, 0 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, 15 मान लो, जो मर्जी मान लो, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन जरा तुम खुद ही सोचो, यहां पर बात हो रही है 1300 तक की, 1300, और तुम वैल्यू मान रहे हो 1 और 2, कितना कंपैरिजन भी नहीं हो पा रहा बिल्कुल। इसलिए मैंने y की वैल्यू कम से कम क्या मानी है, 100 मानी है, ताकि कंपैरिजन बना रहे। तो इस हिसाब से माने करो ताकि थोड़ा सा ठीक भी लगे। ठीक है, अब देखो जरा बोर्ड पे 2 मिनट के लिए बोर्ड पर फोकस करना। तुमने y की वैल्यू कितनी मान ली, 100। अब इधर देखो,
अगर तुम y की जगह यहाँ पर 100 डालते हो तो 100 की 2 से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 200। भाई 100 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 200, और 200 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। चलो मैं तुम्हें रफ में करके दिखा सकता हूं, और जरूरी नहीं है तुम 10th क्लास के अंदर इस सॉल्यूशन को अपने फेयर वर्क के अंदर भी कर सकते हो। कभी तुम सोचो कि हम कहां करेंगे, देखो चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। बोर्ड पे देखो, x प्लस, मुझे बताओ y की जगह क्या डाला है 100, और 100 की 2 से करी तो कितना हो गया 200, इक्वल टू 1300। मुझे बताओ ये 200 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1300 में से 200 जाएंगे 1100 बचेंगे ना, ये आ गया अपना 1100। तो बताओ 100 पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1100 आ गई। समझ में आ रहा है ना, बस यही काम करना है हमें। अब मुझे बताओ अब y की वैल्यू क्या मानोगे, मैं फिर से वही बोलूंगा, कुछ भी मानो, कुछ भी जो दिल में आए वो मानो। कभी भी ग्राफ गलत नहीं हो सकता, और कोई टीचर काट नहीं सकता अगर वो वाकई में जानता है तो। लेकिन मानना क्या होता है तरीके से थोड़ा सा। देखो यहां पर मैं फिर से वही बोलूंगा, बात हो रही है 1300 तक की, तो थोड़ा सा बड़ा डाटा मानेंगे। पहले हमने y की वैल्यू क्या मानी थी 100, अब तुम क्या मानोगे कुछ भी मान लो वैसा। देखो चाहे 200 मान लो चाहे 300 मान लो, एक काम करते हैं इस बार क्या ले लेते हैं 300 ले लेते हैं। लिखो इस बार y की वैल्यू कितनी ले ली 300, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 300 इसलिए ले ली ताकि थोड़ा हिसाब किताब बना रहे। 200 भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 200 भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ, देखो इधर, अब मैं तुम लोगों के लिए सॉल्यूशन भी कर रहा हूं, और तुम चाहो तो ये जो मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं ना अलग से, इस सॉल्यूशन को तुम अपने फेयर वर्क के अंदर भी नोट कर सकते हो और रफ वर्क के अंदर भी नोट कर सकते हो। कभी तुम सोच रहे हो कि अगर इस सॉल्यूशन को हम नोट करेंगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इस एक्स के सॉल्यूशन को लिख भी सकते हो अपने फेयर वर्क के अंदर, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा कि ये एक्स की वैल्यू कहां से आई है। अब इधर देखो, अब मैंने वाई की वैल्यू क्या मानी है 300, बोर्ड पे देखना, x प्लस, इधर देखो तुमने y की वैल्यू कितनी मानी है 300, 300 मानी है ना, और 300 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 600, इक्वल टू 1300। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल सटीक सॉल्यूशन है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। भाई तुमने 300 इधर डाला तो 300 की 2 से करी 600। अब बताओ प्लस के 600 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 600, यानी कि 1300 में से 600 चले गए तो कितनी वैल्यू बचेगी तुम्हारे पास 700। तो 300 पर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 700 आ गई। अब फटाफट से एक वैल्यू और माननी है हमें। देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, ये वाली टेबल बनानी पड़ती है। और इस टेबल को बनाने के लिए तुम्हें कम से कम कितने पॉइंट निकालने पड़ते हैं 3 पॉइंट। कितने पॉइंट निकालने पड़ते हैं ये दिखाई दे रहा है, कम से कम 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के बाद ग्राफ अच्छा बन जाता है, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट और निकालूंगा। अब बताओ y की वैल्यू क्या मानोगे, मैं फिर से वही बोलूंगा, कुछ भी मानो, कुछ भी जो दिल करे वो मानो, ठीक है। एक काम करते हैं 500 मान लेते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, मैंने क्या मान लिया 500, ये लो जी 500। अब तो देखो तुम्हें आ भी गया होगा, अब तो तुम खुद ही कर सकते हो। बोर्ड पे देखो 500 की 2 से करी कितने बनेंगे 1000। भाई 500 की 2 से करने पर कितना आता है 1000 आता है, और 1000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1300 में से 1000 जाएंगे, सिर्फ कितने बचेंगे 1300 में से 1000 जाएंगे तो 300 बचेंगे। समझ में आ गई ना बात, बस हमारे काम की क्या थी, ये टेबल थी। बस टेबल से ग्राफ बनाना मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है, और हो सकता है तुम लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी इस काम को करके जरूर देखा होगा अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तो देखो मैंने इसकी तो टेबल बना ली, अब उसकी बनानी बाकी है, उसकी भी बना लेंगे। देखो जब हम इसकी बना सकते हैं तो उसकी भी बना सकते हैं, बनाएंगे टेबल। अब फिर से वही काम, अब तो तुम्हें टेबल बनाना भी आ गया। और अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं आया तो हमारे पास बतेरे मौके हैं टेबल बनाने के, दुनिया भर के क्वेश्चन से मेरे पास, दुनिया भर के। तुम लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरे पास क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन से, है ना। साल खत्म हो जाएगा, अगला साल आ जाएगा,
लेकिन हमारे क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो देखते हैं अब जरा इसकी टेबल। और क्या, मजाक थोड़ी ना हो रहा है। देखो मार्कर की भी हालत खराब हो गई है पढ़ा पढ़ा कर, लिख लिख कर मतलब, और मेरी भी। देखो फिर से वही मैं बोलूंगा, y की वैल्यू थोड़ा सा सोच समझ कर, वैसे तो तुम कुछ भी मान लो, अब तक तो याद भी हो गई होगी बात, कुछ भी मानो जो दिल करे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर। यहाँ पर बात हो रही है 1300 तक की, तो क्यों ना 100 मान ले, है ना, जैसे पहले माना था। एक काम करते हैं, जैसे पहले माना था वैसे ही मान लेते, क्यों टाइम बर्बाद करें, है ना, भाषणबाजी बहुत हो गई, सीधा मानते हैं अब। y की वैल्यू क्या मान ली, 100। बोर्ड पे देखो, y की वैल्यू तुमने क्या मानी है, 100। 100 की 3 से मल्टीप्लाई करी 300, समझ में आ रहा है ना भाई, 100 की मल्टीप्लाई 300, और 300 उधर जाएगा तो 1300 में से 300 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, बच्चा बच्चा जानता है, 1000। ये सवाल अगर मैं छठी क्लास के बच्चे से पूछूंगा वो भी बता देगा कि 1300 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1000 बचेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब अगली वैल्यू, जल्दी से बताओ y की अगली वैल्यू क्या मानना पसंद करोगे। 100, 150 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, कुछ भी मान लो। एक काम करते हैं, पहले 200 मानी थी ना, पहले 300 मान रखी है, 300 ही मान लेते, क्या दिक्कत है, डरते हैं कि हम दोबारा नहीं मान सकते, हम मान सकते। 300, अब जरा बोर्ड पे देखो, y की वैल्यू 300 मानी है तो 3 3 9, 900 हो गए ना, 3 3 सा 9, 900 हो गए, और 900 उधर जाएंगे तो 1300 में से 900 गए तो कितने बचेंगे, 400। कितने बचेंगे भाई, 400 बचेंगे, और कितने बचेंगे। अब बताओ अगली वैल्यू क्या मानोगे। मैं फिर से वही बोलूंगा, देखो अगर तुम्हारा मन कर रहा है 500 मानने का तो 500 मान लो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है 400 मानने का तो 400 मान लो। मैं तो 400 मान रहा हूं, तुम कहोगे कि 500 क्यों नहीं माना, मैं बोलूंगा ऐसे ही नहीं माना, तुम 500 से कर लो, तुम 500 से करके देखो तुम्हारा ग्राफ, और मैं 400 से करके देखूंगा मेरा ग्राफ, दोनों के ग्राफ कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अगर कोई बच्चा 800 मानना चाहता है, 800 मान लो, उसका भी ग्राफ सेम आएगा। 1500 मान लो, उसका भी ग्राफ सेम आएगा, ग्राफ में कोई शक नहीं है, नहीं तो तुम करके देख लेना। मैं 400 मान रहा हूं, देखो मुझे मालूम है मैं 400 मान रहा हूं, तुम लोग भी 400 ही करोगे। 400, देखो अब जरा, तुमने y की वैल्यू क्या ले ली, 400, तो 400 की 3 से करी 1200, समझ में आ रहा है ना भाई, 400 की 3 से करेंगे 1200, और 1200 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1300 में से 1200 जाएंगे, सिर्फ कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। अब हमने दोनों टेबल फर्स्ट क्लास तैयार कर लिए, अब बस हमें क्या जरूरत है, इनका ग्राफ बनाने की। मुझे बताओ x और y दोनों में से कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव आया है, कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, तुम लोगों ने 9th क्लास में भी ग्राफ बनाना सीख रखा है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस मतलब हमारा ये वाला एक्सिस, और वाई एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, है ना। अब मुझे बताओ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर तुम पॉइंट लोगे, वो पॉइंट कैसे कैसे लोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, डाटा देखकर बताओ, 100 तक का डाटा जा रहा है ना, 100, 500, 1000 तक का डाटा है, डाटा हमारे पास कैसा है, 100 भी है, 300 भी है, 500 है, 1000 है, 1300 तक का डाटा है। तो गैप कितने का ले लेना है, 100 का, 100, 200, 300, 400, तो ये गैप ले लेना है तुम्हें, और बहुत ही आसानी से फिर हम इसको कर पाएंगे। तो दोनों टेबल को बनाएंगे। देखो मुझे ग्राफ बनाने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मुझे ये टेबल रफ करनी पड़ेगी। जब मैं ग्राफ बनाने के लिए डाटा पूछूंगा तो मुझे देखकर जरूर बताना, हालांकि मैं सुन तो पाऊंगा नहीं, लेकिन बताना जरूर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा डाटा है, अब हम इसके बेस पर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ग्राफ। दो टेबल है, दोनों के ग्राफ एक के अंदर ही बनाने हैं, दोनों के ग्राफ एक के अंदर ही बनाने हैं। तो मुझे बताओ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर तुम डाटा प्लॉट करोगे,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो तुम डाटा प्लॉट करोगे वो डाटा कैसे लोगे, 100, 200, 300, 400, है ना, क्योंकि कहां तक जाना है हमें, 1300 तक जाना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर कहां तक जाना है, 1300 1400 तक। तो बढ़िया रहेगा कि तुम 100 का गैप लो। इसका ग्राफ ऐसे खुद से करके देखना, हो जाएगा।